आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे आसान बुक के सबसे मुश्किल सवाल। वैसे तो हम सबको पता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन इजी रहते हैं और उनमें से मुश्किल क्वेश्चन निकालना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं 5 ऐसे क्वेश्चन पिक किया हूं जो मेरे हिसाब से मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल रहे हैं। और ये 5 क्वेश्चंस पिक करते वक्त मैं ये भी ध्यान रखा हूं कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए, लेकिन यूजुअली बच्चे एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं। इसलिए मैं इन 5 क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज कर दिया हूं। तुम बोलोगे कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चंस में क्या किया, तो उसमें भी कुछ चेंज किया हूं, देखोगे तो पता चलेगा, ताकि तुमको एक नए से प्रैक्टिस करने का मौका मिले। हाँ, बोर्ड एग्जाम में कभी कभार एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज दे दिया जाता है, बट ज्यादातर बार ये देखा है कि यही टफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चन को हल्का फुल्का वैल्यूज बदल के पेपर में डाल दिया जाता है। अब देखो, क्वेश्चन बनाने वाले भी जान चुके हैं कि एनसीईआरटी के सेम वैल्यूज वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन हर जगह है, ठीक है, इतने सारे वेबसाइट्स पे, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस में है। इसलिए पिछले कुछ सालों से उन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा बदल बदल के दिया जा रहा है, वैल्यूज बदल के दिया जा रहा है। तुम ये भी देखोगे कि कैसे क्वेश्चन के वैल्यूज बदलने से सोल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा बदल जा रहा है, सोल्यूशन का तरीका भी बदल जा रहा है। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कई क्वेश्चंस में मेरा बहुत यूनिक तरीका होता है कि अक्सर मेरे सोल्यूशंस ट्रेडिशनल सोल्यूशन से थोड़ा अलग होते हैं, जिसको सुनने के बाद तुम्हारे मैथ्स का दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हाँ, ये 5 क्वेश्चन कुछ ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में नहीं है कि पहला वाला सबसे डिफिकल्ट है या लास्ट वाला सबसे डिफिकल्ट, ये बस मेरे टॉप 5 पिक्स हैं, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन मैं पिक किया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से। याद आ रहा है, हाउसेज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49। जिसने भी एपी के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से एक भी बार बनाए हैं वो ये क्वेश्चन कभी भूलता नहीं है। अच्छा, सीबीएसई वाले चालाक भी बन गए हैं, एनसीईआरटी में से ऑप्शनल एक्सरसाइज हटा दे रहे हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो बुक से हट गया मतलब ये नहीं कि तुमको प्रैक्टिस नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन तुमको करना नहीं है। ये मत भूलना कि मैं क्वेश्चंस बदलाऊं। अब ये है मेरे उसी क्वेश्चन का बदला हुआ वर्जन, पढ़ लो, पहले पढ़ लो। देखो, मेरे और एनसीईआरटी के वर्जन में 2 इंपॉर्टेंट फर्क है। पहला डिफरेंस, एनसीईआरटी में घर 1 से 49 तक थे, मतलब टोटल में 49 घर थे, मेरे केस में 1 से 77 तक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एनसीईआरटी वाले वर्जन में क्वेश्चन खुद ये दावा करता है कि एक ऐसा हाउस नंबर है x जिसके बाद वाले सारे हाउस नंबर्स को ऐड कर दें और उसके पहले वाले सारे हाउस नंबर्स को अगर ऐड कर दें तो हमें ये दोनों सम सेम मिलेगा। ऐसा एक हाउस है, ये एनसीईआरटी खुद कहता है। एनसीईआरटी बस चाहता है कि तुम ढूंढ के निकालो वो हाउस नंबर क्या है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा एक घर है, मैं चाहता हूं कि तुम पता करो कि क्या ऐसा कोई घर है जिसके बाद के सारे घरों का नंबर ऐड करोगे और उसके पहले के सारे घरों का नंबर ऐड करोगे तो सम सेम आ जाएगा। ऐसा कोई हाउस, ऐसा कोई स्पेशल हाउस नंबर है क्या? ये है मेरा सवाल। अगर है तो बताओ वो हाउस नंबर कितना है, और अगर नहीं है तो बस बता दो कि नहीं भाई, ऐसा कोई हाउस नंबर एक्स है ही नहीं जिसके बाद का सारा सम, जिसके पहले का सारा सम सेम हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। तो पहले तो तुम खुद सोच लो कैसे करोगे, फिर मैं बताऊंगा। देखो, यहां जितने घर इन्वॉल्व है, 77 घर इन्वॉल्व है, हर घर का अपना नंबर है, लाइन्स है 1 2 3 4, वो मैं यहां लिख दिया हूं। और ऐसा मान के चल रहा हूं कि भाई ऐसा कोई घर एक्स है जिसके बाद के सारे सम और जिसके पहले के सारे सम इक्वल होने वाले हैं, मैं मान के चल रहा हूं। अब हम ये स्पेशल हाउस नंबर एक्स कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दावा है कि एक्स हाउस के पहले जितने भी घर हैं उनके नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा, पहले वो सम निकाल लेते हैं, फिर उसको इक्वेट कर देंगे एक्स के बाद जितने भी घर हैं उन घरों के नंबर को ऐड करके जो भी सम आएगा उससे। वो दोनों सम इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। बट सम निकालेंगे कैसे? अगर हम लोग हाउस नंबर्स पे ध्यान दें तो मेरे को बताओ कि ये एक्स वाला जो घर है उसके जस्ट पहले वाले घर का हाउस नंबर कितना रहा होगा। यहां पे जो घर है वो हाउस नंबर कितना होगा, एक्स से एक कम, यानी एक्स माइनस 1 लिख देता हूं। तो अब ध्यान दो, एक्स के पहले जितने भी घर हैं एकदम सीक्वेंस में उनका हाउस नंबर है 1 2 3 4 ऑल द वे टिल एक्स माइनस 1। क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? है। और मुझे निकालना है कि ये जो यहां से शुरू होकर यहां खत्म होने वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या है। और सम निकालने का फॉर्मूला शायद तुम्हें पता होगा, हालांकि तुम मेरे एपी के वीडियोस में जाओगे तो तुम देखोगे कि सम निकालने के लिए वैसे फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं है, बट यहां कर लेते हैं। कई देखने वालों को शायद वो तरीका नहीं पता होगा, इसलिए यहां मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। पहले एक बार याद कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था। यही फॉर्मूला है, अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये पता रहना चाहिए एपी का। क्या इस एपी का मुझे ये सब वैल्यूज पता है? ए, डी और एन का वैल्यू पता है? सोच के देखते हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 लिख देता हूं। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी है 1, 1 2 3 1 1 करके बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी है 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई? अगर तुम्हारे टर्म्स 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3, मान लो मैं यहां पर लिखता 50, तो 1 2 3 से लेके 50 तक कितने नंबर्स हैं? 50 नंबर्स हैं।
1 से 10 तक कितने नंबर्स है? 10 नंबर्स है। तो 1 से लेके x माइनस 1 तक कितने नंबर्स हैं? x माइनस 1 नंबर्स है। यह नंबर ऑफ टर्म्स विल बी x माइनस 1। ये बात समझ में आ रहा है? तो a पता है, d पता है, n पता है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकल जाएगा। निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया है कि भाई ये x वाले हाउस के पहले तक जितने भी घर हैं उनके हाउस नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये सम निकल के आता है। अब हम ये x वाले घर के बाद जितने भी घर हैं उन हाउस नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले मेरे को बताओ कि ये वाले जस्ट x के बाद वाला जो घर होगा उसका हाउस नंबर क्या होगा? x के जस्ट बाद, x से एक ज्यादा, x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 3, चलते चलते 76, फिर लास्ट वाला 77। तो वो भी तो एक एपी है, लिख देता हूं एक बार। अब ये जो एपी है मुझे इस एपी का सम निकालना है। ये एपी यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, ठीक है? उसके पहले जो भी हो रहा था उसको भूल जाओ। अब इतना सा अपना एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है? x प्लस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? अभी भी एक एक करके ही बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस है 1। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? यहां से x के बाद से 77 तक कितने सारे टर्म्स हैं? ज्यादा ओवरथिंक मत करो। टोटल में 77 घर हैं। इस घर के पहले तक x घर हो चुके हैं, तो बचे कितने घर इसके बाद? 77 माइनस x। इसके पहले जितने भी घर थे टोटल में से उनको हटा दो, बचे हुए कितने घर हैं पता चल जाएगा। तो यहां पे 77 माइनस x घर बचे हैं, वही मेरा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स एक बार मैं लिख देता हूं इस एपी के लिए क्या क्या है। तो मैं इस वाले एपी का भी सम निकाल के बैठ गया हूं। अब मेरे को पता है कि x के पहले जितने भी घर हैं उन घरों का नंबर ऐड करने से क्या सम आया है, x के बाद वाले जितने भी घर हैं उन घरों का नंबर ऐड करके क्या सम आया है, ये दोनों मैं निकाल चुका हूं। अब मैं इन दोनों को इक्वल सेट करके x का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करूंगा। अगर x का वैल्यू एक होल नंबर निकल के आता है, मेरा हाउस नंबर 39 या 48, कोई एक होल नंबर आना चाहिए। अगर यहां इक्वेट करने से x का वैल्यू कोई नॉन होल नंबर आ जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ऐसा कोई घर x हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं x क्या निकलता है इसको इक्वेट करने से। जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे कैलकुलेशंस पे भी गौर करना। यहां एक चीज ध्यान देना, जब मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं 77 इंटू 78 को वैसे ही लिख दिया हूं, मैं इनको सच में मल्टीप्लाई कर भी नहीं रहा हूं। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा भी नहीं, ठीक है? ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो हम कैलकुलेशन के किस मोड पे आ गए हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 39 इंटू 77। तो बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? अब अभी भी इनको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। देखो बचपन में क्लास 8 में हम देखे थे कि किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। उस बड़े नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर दिया जाता है, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स में पेयर बनाया जाता है। अगर सारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन गए तो उस नंबर का पूरा स्क्वायर रूट हो जाता है, वरना कोई पार्ट स्क्वायर रूट में बच जाता है। तो बस इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, बड़ा आसान भी है। 39 हो जाएगा 3 इंटू 13, 77 हो जाएगा 7 इंटू 11। चारों प्राइम फैक्टर अलग है, कोई तो पेयर में आया ही नहीं। तो पक्का बात है कि ये जो नंबर है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? यानी x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज नॉट अ होल नंबर। समझ आ रहा है? क्योंकि राइट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो एक होल नंबर नहीं मिलेगा। तो ये लिख देता हूं। और क्योंकि x एक हाउस नंबर था और वो एक होल नंबर नहीं आया है, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहां ऐसा कोई भी हाउस नंबर नहीं होगा जिसके बाद के सारे हाउस नंबर के सम और जिसके पहले के सारे हाउस नंबर के सम बराबर होंगे। सो सच अ वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में एक ऐसा हाउस नंबर एग्जिस्ट कर रहा था। उधर इस मोड़ पे ना तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और वही वो हाउस नंबर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 1 टू 49 नहीं देके जब 1 टू 77 होने लग गए हाउस नंबर, तब वैसा कोई हाउस नहीं रहा जिसके आगे पीछे वाले सम बराबर हो जाए। एक और मजे का बात, अगर हम लोग फिर भी x का वैल्यू कैलकुलेट करें ही, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, यार 54.8 के आसपास। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये जानने या लिखने का कोई जरूरत है नहीं। ये क्यों मैं कर रहा हूं ये बताता हूं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखो x का वैल्यू आ रहा है 54.8, यानी कि अगर ऐसा कोई घर होता तो उस घर का हाउस नंबर होता 54.8। ऑब्वियसली ऐसा कोई सच में घर नहीं हो सकता, घर या तो 54 वाला होगा या तो 55 वाला होगा। 54.8 नहीं हो सकता कोई घर। लेकिन अगर हम लोग हाउस नंबर 54 को पकड़ें तो हम देखेंगे कि इसके बाद जितने भी घर हैं उनका सम ज्यादा हो जा रहा है देन उसके पहले जितने भी घर हैं उनका सम। और अगर हम लोग हाउस नंबर 55 पकड़ने लग गए, जस्ट 54 के बाद वाला,
तो हम ये देखेंगे कि 55 के पहले जितने घर हैं उन घरों का सम इज ग्रेटर देन उनके बाद जितने भी घर आ रहे हैं उसका सम। अब देखो ये सुन के तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो, मेरे इस बात को इग्नोर ही कर दो, ठीक है, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है ये अच्छे से समझ लो। समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन में बढ़े, और ये देख रहे हो कैसे नंबर ऑफ हाउसेस चेंज करने से सोल्यूशन में एक फर्क आ गया। तो आगे ध्यान रखना, मेरे वैल्यू बदलने से सोल्यूशन अच्छा खासा बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पिक किया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये है सेकंड क्वेश्चन, पढ़ लो। ये ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन में वैल्यूज बदलूंगा, बट ये ओरिजिनल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन क्या है पहले ये एक बार पढ़ लो तुरंत। इस क्वेश्चन को मैं 2 रीजन से चूज किया हूं। एक, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके वो लोग सॉल्व करने नहीं बोले हैं कि फाइंड एक्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो सॉल्व कर दो। ना ही वो लोग ये सब पूछ रहे हैं कि बताओ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, ये सब भी नहीं पूछ रहे हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन को पढ़ के ये बात डायरेक्टली क्लियर भी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, बस एक वर्ड प्रॉब्लम नजर आता है। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन पढ़ते ही ये तुरंत क्लियर नहीं हो जाता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। और दूसरा रीजन क्यों मैं इस क्वेश्चन को पिक किया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक क्लास 4 का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है अगर दिमाग लगाए। अब एक बार पहले मेरे बदले हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैं बस ये वैल्यूज चेंज करूंगा। तो इस क्वेश्चन में मैं जो पेरीमीटर और एरिया का वैल्यूज दिया हुआ था वो बदला हूं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है अभी भी सेम है। मोटा मोटा शब्दों में क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जिसका एरिया 900 हो और पेरीमीटर 100 हो। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन सुनने में बहुत इनोसेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन सोचेंगे कैसे? ऑब्वियसली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सब यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना शुरू करते हैं। मैं शक के निगाह से क्वेश्चन को पहले देखना शुरू करूंगा। सवाल ही क्यों उठता है कि पेरीमीटर 100 हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है? देखो, अगर एक ऐसा रेक्टेंगल इमेजिन करें जिसका एरिया 900 है, तो उसके जो दोनों साइड है, लेंथ ब्रेथ दोनों साइड जो हैं, क्या वो फिक्स हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है एक साइड 90 था, दूसरा साइड 10 था, तो भी एरिया 900 आएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि एक साइड 45 था, दूसरा साइड 20 था, दोनों है तो अलग अलग रेक्टेंगल, लेकिन 45-20 के केस में भी एरिया 900 आएगा, है ना। और ये भी देखो, इन दोनों केस में पेरीमीटर भी अलग अलग है। 90 और 10 वाले केस में पेरीमीटर 200 है और 45 और 20 वाले केस में पेरीमीटर 130 है। तो ये बात तो समझ आ गया है कि अगर एरिया 900 है किसी रेक्टेंगल का, तो उसका डायमेंशंस फिक्स्ड नहीं है और इसीलिए उसका पेरीमीटर भी फिक्स नहीं है। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि फिक्स नहीं है, वो तो ठीक बात है, तुम बताओ 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शायद जब मैं ये एग्जांपल तुमको दिया ये दोनों केस का 90-10 और 45-20, तो तुमको ये दिखा होगा कि जब मैं 90-10 वाला केस लिया तो पेरीमीटर ज्यादा मिला है। इस बात को सोच के देखो कि अगर तुम अपने दोनों साइड के बीच का फर्क बढ़ाओगे ना, तो पेरीमीटर बढ़ते चला जाएगा। मतलब अब 90 और 10 छोड़ो, अगर तुम एक साइड ले लिए 300 और दूसरा साइड ले लिए 3, तो एरिया भी 900, 300 इंटू 3 900, लेकिन पेरीमीटर 606 हो जाएगा बढ़ के। यानी जब एक साइड को बढ़ा रहा हूं दूसरे साइड को घटा रहा हूं, एक साइड बढ़ा है तो दूसरा साइड घटाना ही होगा जिससे कि एरिया फिक्स रह जाए, 900 ही रह जाए। लेकिन ऐसा करने पे मेरा पेरीमीटर बढ़ते चला जा रहा है। इनफैक्ट कितना बढ़ा सकता हूं उसका कोई अपर लिमिट भी नहीं है, जितना चाहूं उतना पेरीमीटर बना दूंगा। अगर मैं एक साइड 900 ले लिया और दूसरा साइड 1 ले लिया, होगा तो वो भी एक रेक्टेंगल, बहुत लंबा सा रेक्टेंगल होगा, 900 by 1 वाला रेक्टेंगल। 900 into 1 एरिया भी 900 रहेगा, लेकिन पेरीमीटर 1802 मीटर हो जाएगा। और बढ़ा सकता हूं, अगर मैं एक साइड 1800 ले लिया और दूसरा साइड से 0.5 ले लिया, तो 1800 into 0.5 अभी भी एरिया 900, लेकिन पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3601 हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ गया। जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, सोच लो। जितना गुना एक साइड को बढ़ा रहे हो उतना ही गुना दूसरे साइड को घटा दो, तो तुम्हारा एरिया सेम रह जाएगा, लेकिन पेरीमीटर तुम बढ़ा लोगे। यानी दोनों साइड में फर्क बढ़ाने से मेरा पेरीमीटर बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि अगर मेरे को सबसे कम पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर घटाना है, तो मेरे को अपने दोनों साइड्स में फर्क घटाना होगा। मतलब अगर मेरे रेक्टेंगल का एरिया 900 है और मुझे सबसे कम पेरीमीटर चाहिए, तो मैं दोनों साइड को इक्वल ही कर दूंगा। क्या होना चाहिए दोनों साइड, ताकि एरिया 900 आ जाए और साइड आपस में इक्वल रहे? 30 और 30, 900 का स्क्वायर रूट 30 और 30। अगर मेरे दोनों साइड 30 हो गए तो दोनों के बीच में फर्क 0 ही हो गया। इस केस में देखो पेरीमीटर कितना है? 30 into 4, ये 30 30 30 30 तो ये स्क्वायर का ही केस बन गया ना। तो इस केस में पेरीमीटर है 30 into 4 120, और यही मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर है। यानी क्वेश्चन जो बोल रहा है कि पेरीमीटर 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब हम समझ गए कि ये इम्पॉसिबल है। मिनिमम पेरीमीटर ही जब 120 है, तो मतलब 100 मीटर पेरीमीटर हो ही नहीं सकता अगर मेरे रेक्टेंगल का एरिया 900 है। समझ में आ रहा है? और अगर तुम चाहते थे ना, तुम पेरीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते थे। तुम बोलोगे सर आप पहले ही 900 एरिया फिक्स कर दिए, फिर हम लोग 100 ला नहीं पाए, मैं पहले ही पेरीमीटर 100 फिक्स कर दूंगा, फिर एरिया 900 ले आऊंगा। सोच लो,
ऐसा कोई रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर है 100, तो इस रेक्टेंगल का साइड्स क्या हो सकता है? कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई भी एक पकड़ के देखो। 30 और 20 पकड़ सकते हैं तो पेरीमीटर 100 हो जाएगा। 30 और 20 के केस में एरिया कितना आ रहा है? 600 आ रहा है, 900 तक तो नहीं पहुंचे। इस बार तुम देखोगे जितना मैं साइड्स में फर्क बढ़ा रहा हूं उतना मेरा एरिया घटने लग जाएगा। जैसे 10 और 40 कर दिया अगर मेरे साइड्स को, तो भी पेरीमीटर 100 होगा, लेकिन अब एरिया 400 हो जाएगा। देखो घट गया एरिया। अगर मैं साइड को 1 और 49 कर दिया तो पेरीमीटर 100 रहेगा, एरिया घट के 49 हो जाएगा। इस बार एरिया जितना चाहो घटा लोगे तो इसलिए यह सोचना पड़ेगा कि एरिया ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं। अगर दोनों साइड्स का फर्क बढ़ाने से एरिया घट रहा है तो दोनों साइड्स के फर्क को घटाने से एरिया बढ़ने लगेगा। यानी अगर दोनों साइड्स को इक्वल ही कर दें तो पहले तो बताओ पेरीमीटर कितना होगा? 100 है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, चाहते हो दोनों साइड्स इक्वल हो जाए तो साइड्स कितने होने होंगे? 25 25 25 25 25। इस केस में एरिया कितना पहुंच रहा है? 25 इंटू 25 625। यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 100 मीटर्स है उस रेक्टेंगल का एरिया 625 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसलिए 900 मीटर स्क्वायर एरिया वाला रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। दोनों साइड से सोच सकते हो, एक साइड से सोचना जरूरी नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो यूज किया नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ो, मैं अलजेब्रा भी यूज नहीं किया हूं, सिर्फ लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं। तो कर सकता था ना क्लास 4-5 का भी बच्चा। और मेरा मानो तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगाने का जरूरत नहीं है, बेमतलब क्यों लगाए। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम में क्या करेंगे? देखो इसको वो वाला रेक्टेंगल मान लेते हैं जिसका पेरीमीटर 100 है, ठीक है। तुम बात बताओ, अगर ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड करके 100 आ रहा है तो सिर्फ ये साइड प्लस ये साइड करके कितना आएगा? 50, है ना, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो अगर यहां से सिर्फ यहां तक गए मतलब 100 का आधा ही कवर किए हैं, बाकी आधा छोड़ दिए हैं। तो दिस साइड प्लस दिस साइड इज 50। अगर मैं इस साइड को x मान लूं तो फिर ये साइड 50 माइनस x होगा। लिख देता हूं इस बात को। और हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया 900 हो सकता है कि नहीं। यानी दिस साइड इंटू दिस साइड, लेट इनटू ब्रेथ, x इंटू 50 माइनस x इक्वल टू 900 हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो x के किस वैल्यू के लिए हो सकता है देखते हैं। तो बस एरिया का इक्वेशन लिख रहा हूं, 50 माइनस x इंटू x लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 900, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x निकालने का कोशिश कर रहे हैं अभी। अब हम लोग को यह भी समझ में आने लग गया कि ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। जब मैं इसका एरिया लिखता हूं लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 900 तो मेरे को जो इक्वेशन मिलता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो है ना, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, श्रीधाचार्यस मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है। लेकिन जब हम श्योर नहीं होते हैं कि सॉल्यूशंस है भी या नहीं तो बेस्ट होता है कि हम लोग श्रीधाचार्य फॉर्मूला ही लगाएं। इनफैक्ट उसमें भी वो जो b² माइनस 4ac वाला पार्ट है जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा रहता है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, बस उसको देख के पहले यह पता लगाया जा सकता है कि रूट्स रियल होंगे भी या नहीं। अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू रियल नहीं आया तो यानी कोई ऐसा रियल लेंथ ब्रेथ हो ही नहीं सकता है जिसका एरिया 900 हो जाए। अगर b² माइनस 4ac 0 या उससे बड़ा है तो उसके रियल रूट्स हैं। अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं है। इस केस में b² माइनस 4ac कितना होगा? a b c का पहले तो वैल्यू मेरे को बता दो क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। a है 1, b है माइनस 50, c है ये प्लस होगा, तो a है 1, b है माइनस 50, c है 900, b² माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकल के आ गया है माइनस 1100 नेगेटिव, जिसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं हो सकता जिसका पेरीमीटर 100 हो और एरिया 900 हो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया है? अच्छा, अब ये भी मान लो अगर तुमको इस पॉइंट के बाद ये बात पता ही नहीं था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है या कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के पता लगाया कि उसका रियल रूट्स होता है या नहीं, यानी b² माइनस 4ac श्रीधाचार्य फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी तुम यहां से क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। ये पता लगा सकते हो कि x के कोई रियल वैल्यूज होंगे कि नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन में ये देखना है कि x का ऐसा कोई रियल वैल्यू हो सकता है कि नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, करेक्ट। यहां पे सबसे पहले मैं 900 को राइट हैंड साइड भेज दूंगा, ठीक है। तो x² माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 900। ऐसा क्यों किया हूं अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक है, देखते चले जाओ। अब मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने का कोशिश करूंगा।
ये सुनते ही कुछ लोग को शायद पता होगा कि ऐसे टेक्निक को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, देखते जाओ क्या कर रहा हूं। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 50x को लिख देना चाहता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 25 लिख सकता हूं, कुछ गलत नहीं है, लिख सकता हूं ये। और फिर तो कुछ है नहीं, वैसे कुछ है नहीं, माइनस 900 है, ये भी स्टेप लिख दिया। अब देखो मेरा ए स्क्वायर बन गया है माइनस 2ab बन गया है। अब एक बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा फॉर्मेट में बनेगा, करेक्ट। लेकिन बी स्क्वायर है तो नहीं तो मैं डाल दूंगा। यहां पर ये x है मेरा a, 25 है मेरा b, तो बी स्क्वायर क्या लिखना होगा 625। लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक प्लस 625 होता तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 625 नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट में भी 625 ऐड कर देता हूं, राइट में भी 625 ऐड कर देता हूं। तो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 25 प्लस 625 इज इक्वल टू, अब खाली लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन को अभी भी सही रखने के लिए जो लेफ्ट में किया वही राइट पे करना होगा। तो माइनस 900 प्लस 625, ऐसा करने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 25 का स्क्वायर ही 625 होता है। तो मेरा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा x माइनस 25 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा माइनस 275। ये देख पा रहे हो। अब इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है, x में कुछ भी डाल लो, ठीक है, वो उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट होगा फिर उसका स्क्वायर होगा, ये बहुत जरूरी है, जो भी x माइनस 25 है उसका स्क्वायर हो रहा है। राइट हैंड साइड में है माइनस 275, यानी राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वांटिटी को स्क्वायर करें और फिर उसका आंसर नेगेटिव आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। चाहे नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, कभी भी तुम किसी नंबर को स्क्वायर करते हो तो आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है। यहां पे लेफ्ट में x में कुछ भी डाल लो, 5 डाल लो, 1 मिलियन डाल लो, -3 डाल लो, -100 डाल लो, ये जो भी बनेगा ब्रैकेट के अंदर, नेगेटिव बने पॉजिटिव बने जो भी बने, उसका स्क्वायर करने के बाद तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे एक नेगेटिव नंबर बैठा है, यानी ऐसा कोई भी x का रियल वैल्यू हो ही नहीं सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रियल सॉल्यूशन फॉर x एंड देयरफॉर सच अ रेक्टेंगल कैन नॉट एग्जिस्ट जिसका एरिया 900 हो और पेरीमीटर 100 हो। यहां देखो मैं कोई भी b स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट यूज नहीं किया हूं, ठीक है, यहां पर बस मैं बेसिक क्लास 8 में सीखा हुआ अलजेब्रा यूज किया हूं और कुछ भी नहीं, जिससे मेरे को समझ में आ गया कि भाई ऐसा कोई पॉसिबल x हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट अगर तुम ये पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेके अगर एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये टेक्निक लगाओगे ना जो मैं किया हूं यहां पे, तो तुम खुद ये बात को डिस्कवर कर लोगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि रियल सॉल्यूशंस हो, ठीक है। पर वो बात का बात है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व किया हूं ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन 2 पहले मैं लॉजिक से सॉल्व करके दिखाया बिना कोई अलजेब्रा के, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना के दिखाया डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यूज किया हूं लेकिन बिना डिस्क्रिमिनेंट के भी करके दिखा दिया, जिससे तुमको ये हमेशा महसूस होते रहे कि मैथ्स में जरूरी नहीं है कि कोई एक तरीके से ही सवाल बनता है या तुमको बहुत कुछ आना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़े। थर्ड क्वेश्चन मैं चूज किया हूं हमारे प्यारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। ये वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ क्वेश्चंस नहीं उठाए, है ना। टफेस्ट 5 क्वेश्चन में ये सीधा बात है कि ट्रिग्नोमेट्री के LHS इक्वल टू RHS क्वेश्चन तो आने ही हैं, एक दो तो आएंगे ही, तो वैसा ही एक क्वेश्चन मैं पिक किया हूं। वैसे एक से ज्यादा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा चैलेंजिंग लगने लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए कौन सा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स अपना खोए हैं पास्ट कुछ सालों में, मैं वो क्वेश्चन पिक किया हूं। क्वेश्चन देख लो, शायद तुमको भी सताया होगा कभी ये क्वेश्चन, पढ़ लो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिक करने के पीछे मेरा ये रीजन है ना, इस क्वेश्चन में ना हर स्टेप में ही कुछ अजीब अजीब चीज करने हैं, कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस करने हैं जो बहुत नेचुरल नहीं है, अपने आप समझ में नहीं आता कि अच्छा यही करना तो चाहिए था। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हम करेंगे नहीं क्योंकि मैं बोला हूं कि वैल्यूज बदलूंगा। अब यहां वैल्यू तो कोई है नहीं, तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को बदला हूं ये देख लो, ये देख लो। हालांकि मैं क्वेश्चन बदला हूं, मेरे क्वेश्चन में और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जो टैक्टिक यूज होगा बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसलिए इससे ओरिजिनल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो ही रहा है। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उसमें भी cos थीटा sin थीटा था, मेरे क्वेश्चन में भी cos थीटा sin थीटा है, लेकिन प्रूव जो करना है वो डिफरेंट है और जो आइडेंटिटी यूज करके प्रूव करना है वो भी डिफरेंट है। तो पहले खुद थोड़ा टाइम ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं। देखो अब क्वेश्चन लिख के स्टार्ट कर देने से पहले थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं कि क्या करना या किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए।
क्वेश्चन चाहता है कि हम sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी यूज करें, लेकिन मैं ये आइडेंटिटी तो तभी यूज कर पाऊंगा ना जब मेरे एक्सप्रेशन में मेरे को sec थीटा tan थीटा दिखेगा। मेरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मेरे को sec थीटा या tan थीटा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को तो क्वेश्चन में sin थीटा cos थीटा दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को किसी तरीके से बदलना पड़ेगा जिससे कि मेरे को क्वेश्चन में sin थीटा cos sec थीटा tan थीटा दिखाई देने लग जाए। करेक्ट? तुम बताओ, अगर तुमको sin थीटा दिख रहा है और इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? मुझे पता है कि tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, यानी जहां sin थीटा लिखा है उसको अगर cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे tan थीटा मिल जाएगा। तो यहां पर भी यही आइडिया मेरा इंस्पिरेशन है। मैं चाहूंगा कि यहां sin थीटा को मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं। अब जाहिर सा बात है, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ के तो उसको सिर्फ cos थीटा से डिवाइड नहीं कर सकता। मुझे अगर किसी से डिवाइड करना ही है तो मेरे को पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि लाना तो मैं tan थीटा चाहता हूं, जिसके कारण मेरे को sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करना है, मजबूरन मैं पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को ही cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। एक्चुअली ऐसा करने से ना मेरे को ना केवल tan थीटा मिलेगा sin थीटा को डिवाइड करने से, 1 को जब मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मेरा sec थीटा भी मिल जाएगा। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि मैं न्यूमरेटर के सारे टर्म और डिनोमिनेटर के सारे टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दूं। ऐसा करने से मेरे क्वेश्चन में मैं sin और cos को गायब करके sec और tan प्रस्तुत कर दूंगा। हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये टर्म क्या बनेगा? sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। ये टर्म क्या बनेगा? -1, क्योंकि cos थीटा बाय cos थीटा होता है 1 और एक माइनस साइन है तो -1। ये क्या बनेगा? +1 क्या बन जाएगा? 1 बाय cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। तो न्यूमरेटर देख लो क्या बना आफ्टर ऑल, tan थीटा -1 प्लस sec थीटा। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? sin थीटा प्लस cos थीटा -1 है तो tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। क्लियर है? ये लेके आना है जो दिख रहा है कि sec थीटा tan थीटा के ही टर्म्स में कुछ कुछ है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है कि भाई राइट हैंड साइड में sec थीटा tan थीटा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी sec थीटा tan थीटा आ गया। लेकिन अब आगे क्या करें? पहले जो मैं ये बताया हूं अभी वो लिख देता हूं। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं ना, वो मैं क्यों करने जा रहा हूं बताने से पहले सिर्फ करके दिखा दूंगा। ठीक है, करके पहले दिखा दूंगा। क्यों कर रहा हूं वो अभी मत पूछना, बस देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां जो -1 और +1 लिखे हैं ना, उनको पीछे लिखना चाहता हूं और ये sec वाले टर्म को थोड़ा आगे लिखना चाहता हूं। मतलब बेसिकली मेरे को थोड़े रीअरेंजमेंट्स करने। ये देखो वो मैं कर लिया हूं, 1 पीछे लिख दिया। अब क्या करूंगा? अब देखो मैं न्यूमरेटर में जो है ना वो ऐसा ही लिखे रहने दूंगा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करूंगा। डिनोमिनेटर में ये जो 1 है उसको मैं रिप्लेस करूंगा अपना आइडेंटिटी यूज करके। इस आइडेंटिटी से बताओ 1 क्या होगा? 1 अगर मेरे को निकालना हो 1 क्या है तो वो tan स्क्वायर थीटा इधर भेज दो, 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो +1 लिखा है उसको मैं लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख देता हूं। ये देखो लिख दिया। तो अच्छा बात है भाई, क्वेश्चन बोला था कि यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी, मैं यूज भी कर लिया हूं और 1 की जगह ले आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। अब मैं ये tan थीटा माइनस sec थीटा को ना sec थीटा माइनस tan थीटा बनाना चाहता हूं। कैसे बना सकता हूं? बाहर -1 कॉमन लेके। -1 अगर बाहर कॉमन ले लिया तो ये tan थीटा के आगे एक माइनस आ जाएगा, sec थीटा के आगे एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो वही कर रहा हूं, बस sec थीटा आगे लिखूंगा, माइनस tan थीटा पीछे लिखूंगा। तो यानी कि इस साइन को बदल के मैं कर दिया नेगेटिव, जिसके कारण ये साइन हो गया पॉजिटिव, ये साइन हो गया नेगेटिव, और अपना लिखने का तरीका भी बदल दिया। tan थीटा को भेज दिया पीछे, sec थीटा को ले आया मैं आगे। ये सही है। अब तुम्हारा मन बहुत कह रहा होगा कि ये सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको आप फैक्टराइज करके लिख दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एकदम सही सोचे हो, वही मेरा अगला स्टेप होने वाला है, कर देता हूं। ये स्टेप समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया हूं। देखो न्यूमरेटर इतने देर से मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूं। अब ध्यान से देखो, मेरे डिनोमिनेटर में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों टर्म में देखो, डिनोमिनेटर में अभी दो टर्म है, एक ये टर्म है और फिर एक ये टर्म है, और इन दोनों ही टर्म में sec थीटा माइनस tan थीटा लिखा हुआ है। तो मैं इस पूरे sec थीटा माइनस tan थीटा को, यानी इस चीज को कॉमन ले सकता हूं ना। समझ रहे हो? देखो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये दोनों टर्म मेरे कॉमन बाहर लिए जा सकते हैं, तो वो मैं कर लेता हूं। तो देखो जब मैं sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लिया दोनों टर्म से, तो पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? सिर्फ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो वही लिखा हुआ है पहले वाले टर्म में जो बचा है। और बाद वाले टर्म में क्या बचेगा? देखो sec थीटा माइनस tan थीटा तो पूरा कॉमन ले लिए, सिर्फ एक -1 बचा, वो -1 यहां लिखा हुआ है।
ठीक है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कट जाएंगे, बचेगा क्या जो चाहिए, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लिख देता हूं, वो भी कटने कुटने के बाद मेरे पास बचेगा सिर्फ 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो गया प्रूफ। अच्छे से इसका हर एक स्टेप देख लो, हर एक स्टेप जरूरी है, ठीक है। हाँ, इसमें तुम थोड़ा बहुत स्टेप्स में बदलाव करके भी सेम आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन मैं जिस तरीके से किया हूं मेरे को ऐसा लगता है वो सबसे नीट तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है, सबसे कम स्टेप्स में प्रॉब्लम करने का तरीका है। इसमें याद रखने वाला बात क्या है इस क्वेश्चन में, कि हमें 1 को रिप्लेस करना है, जो ऑलरेडी है उसमें कुछ आइडेंटिटी नहीं लगाना है, जो 1 है उसको उस पे आइडेंटिटी लगाना है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में भी वही करना था, जो उसमें 1 है ना उसको रिप्लेस करना है इस आइडेंटिटी से, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रेटेजी होगा, एक बार तुम ये ओरिजिनल वाला भी वापस प्रैक्टिस कर लेना और इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। मेरा ये वेरिएशन तुमको बुक्स में भी मिल जाएगा, कई बुक्स में ये वाला वेरिएशन है और कई बुक्स में एक और वेरिएशन है, कॉट थीटा और कोसेक थीटा वाला वेरिएशन। इस सेम टैक्टिक के, उन सभी में सेम टैक्टिक लगता है, 1 को रिप्लेस करना रहता है आइडेंटिटी यूज करके, और उसके बाद डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेना पड़ता है। ऐसा कॉमन लेना पड़ता है कि कॉमन लेने के बाद जो मिले वो न्यूमरेटर से कट जाए। ऐसे क्वेश्चंस के जितने भी वेरिएशन है उनमें यही सेम टैक्टिक और तरीका यूज करना। मैं अक्सर ये कहता नहीं हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं जो किया हूं ना, उसको तुम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद ही रख लोगे ना, कि स्टेप्स में क्या क्या मैनिपुलेशन किया हूं, तो तुमको फायदा ही हो जाएगा, ठीक है। देख लो, सोल्यूशन देख लो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं डाला हूं ट्रायंगल्स से, वो भी एक प्रूविंग क्वेश्चन है। सच बोलूं तो ये वाला क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे लेने का रीजन ये है कि ट्रायंगल्स चैप्टर में जितने भी प्रूविंग क्वेश्चंस हैं उसके पीछे का जो बेसिक वर्किंग आइडिया है, किस तरीके से सोचना है, वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूं। ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी का वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में दिखेगा तुमको। मैं क्वेश्चन को किस तरीके से बदला हूं वो भी इंटरेस्टिंग है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, फिर मैं अपना मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अब मेरा मॉडिफिकेशन देखो, मजेदार मॉडिफिकेशन है। अब मेरा मॉडिफाइड वर्जन पढ़ लो। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि मेरा मॉडिफिकेशन कैसा है। क्वेश्चन में जो गिवन था उसको मैं टू प्रूफ बना दिया, और जो प्रूफ करने को दिया था उसको मैं अपना गिवन बना दिया हूं। यानी तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का जो प्रोसीजर होगा, ठीक उसका बैकवर्ड प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। यह समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर उस तरीके से नहीं भी सोचोगे इस क्वेश्चन को, मेरे मॉडिफाइड क्वेश्चन को अगर एक इंडिपेंडेंट न्यू क्वेश्चन की तरह सोचना है, तो भी कैसे सोचना है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये जरा एक बार देख लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता था, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते थे। देखो, अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं अगर एक कॉपी बनाऊं, एक कॉपी बना देता हूं। ये मैं बना दिया इसका कॉपी। ये देखो एग्जैक्ट मैं अभी इसका एक कॉपी बनाया हूं। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे, कैसे ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन जैसे ही मैं अपने दूसरे वाले ट्रायंगल को रिसाइज कर दूं, देखो छोटा कर दिया हूं, शेप नहीं बदला हूं, आकार नहीं बदला हूं, केवल साइज बदला हूं, अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहे, लेकिन अभी भी ये सिमिलर कहलाएंगे। देखो सिमिलर ट्रायंगल्स यही होते हैं, एक दूसरे के जूम्ड आउट जूम्ड इन वर्जन। जूम आउट जूम इन करने से देखो क्या नहीं बदलता है, इनका एंगल्स नहीं, जो एंगल जैसा था अभी भी वैसा ही है। एक के ऊपर एक रख के दिखा देता हूं। ये देखो ऊपर वाला एंगल मैच खा रहा है, नीचे वाले भी दोनों एंगल्स मैच खा रहे हैं। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स में तीनों एंगल अभी भी सेम रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन बदलता क्या है, ऑब्वियस बात है, साइड का लंबाई बदल जाता है। ये लंबा साइड था, ये अब कम लंबा है, लेकिन जितना गुना ये वाला साइड छोटा हुआ है, ये वाला साइड भी उतना गुना ही छोटा हो जाएगा। यही सिमिलर ट्रायंगल्स में खास होता है। यानी घुमा के ऐसे बोल दें कि सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल सेम रहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। दिस साइड बाय दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, ठीक है। ये था बेसिक वर्किंग। इसी को मैं एक डायग्राम और फ्लो चार्ट की तरह भी दिखाया हूं। ये देख लो, ये तीन चीज एक बार पढ़ो, मेरे बताने के पहले एक बार ये तीन चीज पढ़ो। देखो सिमिलैरिटीज के हर क्वेश्चन में ना, अधिकतर क्वेश्चन प्रूविंग रिलेटेड होते हैं। कुछ गिवन दिया रहता है और तुमको कुछ प्रूफ करना रहता है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, वो इन तीनों में से कुछ एक होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन तीनों में से कोई एक चीज होगा, ठीक है। तुमको अगर इनमें से कोई भी एक चीज गिवन है तो बाकी दोनों चीज तुम कंक्लूड कर सकते हो डायरेक्टली।
मतलब अगर दो ट्रायंगल दिया है एबीसी और पीक्यूआर, और हमें पता है कि भाई एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा इक्वल होना ही होगा। जो भी अगर ये दिया है तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और ये भी बोल देंगे कि इसीलिए, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर है, इसीलिए ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर उल्टा बात, अगर क्वेश्चन ये दिया होता कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, तो हम लोग वहां से उल्टा कंक्लूड कर लेते ये दो चीज कि भाई तो मतलब एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल्स है, और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी इन तीनों में से एक चीज गिवन रहेगा तो बाकी दोनों चीज कंक्लूड कर लेंगे। ओके, अपने क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए, डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गिवन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पढ़ के, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के सीधा सीधा ना हमें कोई दो एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है, ना ये बता रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ना ही वो लोग बोल रहे हैं कि ये दो साइड्स सेम प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ये नजर डालते हैं कि निकालना क्या, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको दो एंगल को इक्वल प्रूफ करने बोला जा रहा है, तुम्हें हमेशा यह ध्यान देना होगा कि क्या ये दो एंगल जिस ट्रायंगल्स में मौजूद हैं, क्या ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम उन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल कंक्लूड कर लेंगे हम लोग। तो पहले नजर डालते हैं कि ये दो एंगल किस ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। एंगल बीएसी पे नजर डालो, बीएसी, क्लियरली ये ट्रायंगल बीएसी का पार्ट है, और ये वाला जो एंगल है, दूसरा वाला एंगल, ये ट्रायंगल एडीसी का पार्ट है। अगर इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर लिया किसी तरीके से, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कंक्लूड कर लूंगा कि भाई ये दोनों एंगल क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए वो इक्वल है। लेकिन कैसे प्रूफ करूं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? तो मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार मुझे दिखाना है कि भाई दो एंगल इक्वल है, और वो दिखाने के लिए मेरे को ये ढूंढना जरूरी है कि वो एंगल्स कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल्स के पार्ट है, और उन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए मेरे को ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। क्या ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दिया है? डायरेक्टली नहीं देगा तो इनडायरेक्टली तो देगा ही। ठीक है, तुमको बस देखना है किस तरीके से दिया है। एक बार वापस इस इंफॉर्मेशन पे नजर डालो, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यूजुअली अगर साइड्स सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं तो कैसे लिखा रहता है? ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर। मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों में ही एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट रहता है। मेरा गिवन तो ऐसा नहीं है। क्या हम इसको रीराइट करके वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? समझ में आ ही रहा होगा। सी ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको पहले तो मैं सी ए इंटू सी ए लिख देता हूं। ठीक है, लिख देते हैं सी ए स्क्वायर को सी ए इंटू सी ए। राइट हैंड साइड जैसे वैसे लिखे रहने दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो, मेरा जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके दो साइड्स लिखे हुए हैं, सी ए ये साइड है, बाई सी डी ये साइड है। तो इस साइड मेरे पास ट्रायंगल ए सी डी का कहानी चल रहा है, और सी बी और सी ए मेरे बड़े वाले ट्रायंगल्स के दो साइड है, सी बी और सी ए मेरे बड़े वाले ट्रायंगल्स के साइड है। तो इस साइड कौन से ट्रायंगल का कहानी चल रहा है? ट्रायंगल सी बी ए का कहानी चल रहा है। तो अब ऑलरेडी दिख रहा है कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स का जो रेशियो है वो इस ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो के बराबर है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर तो है। लेकिन बड़े ध्यान से मेरे को यह भी समझना होगा कि इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। मतलब इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है वो इस ट्रायंगल के कौन से वर्टेक्स के कोरिस्पॉन्डिंग है। इस बात का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स से कोरिस्पॉन्डिंग है। क्यों? जब मैं ट्रायंगल को रीसाइज करूंगा, ये देखो, जब रीसाइज करता हूं तो ये ऊपर वाला ही वर्टेक्स मैच करेगा ऊपर वाले वर्टेक्स से, कोई और वर्टेक्स नहीं मैच करेगा। ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग है, ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग है, और ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग है। तो कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स समझते हो ना, कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के ही एंगल इक्वल होने वाले हैं। इसलिए हमें ये ढूंढना जरूरी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है बढ़िया बात है, लेकिन उसके कौन से पार्ट्स कोरिस्पॉन्डिंग है, इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब तुम ट्रायंगल्स के दोनों साइड को सेपरेट कर लिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एसीडी का दोनों साइड लिखा है और राइट हैंड साइड में सीबीए का दोनों साइड लिखा है, अब बस तुमको ये वर्टिसेस का पोजीशन जिस तरीके से इस फ्रैक्शन में लिखा गया है ना, वो कंपेयर करना है। यहां सी लिखा है, यहां सी लिखा है, वैसे देख लो यहां पर सी लिखा है, यहां पर भी सी लिखा है, यानी एसीडी का जो वर्टेक्स सी है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है सीबीए का वर्टेक्स सी से। उसी तरीके से एसीडी का जो वर्टेक्स ए है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है सीबीए के वर्टेक्स बी से। यानी कि डायग्राम में अगर देखें, छोटे वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स ए कोरिस्पॉन्ड्स टू बड़े वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स बी। ठीक है, यानी ये छोटा वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल से। ये तो हम देख ही चुके हैं, सी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू सी।
तो ये वाला जो एंगल होगा छोटे वाले ट्रायंगल में वो इक्वल होगा यही वाले एंगल से बड़े वाले ट्रायंगल में। ये तो ऑब्वियस है, एक के ऊपर एक ही बैठा हुआ है वर्टेक्स सी। और फाइनली थर्ड कंक्लूजन क्या है, D कोरेस्पॉन्ड्स टू ए, वर्टेक्स D कोरेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स A, यानी वर्टेक्स D पे जो एंगल बैठा है छोटे वाले ट्रायंगल में, याद रखना लेफ्ट पे छोटा वाला ट्रायंगल लिखा है, यानी ये वाला एंगल कोरेस्पॉन्ड्स टू कौन सा एंगल, जो वर्टेक्स A पे बैठा है बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी ये वाला एंगल। यही तो प्रूफ करना था। लेकिन उस बात को लिखने से पहले एक बार हम लोग इस लाइन के नीचे ये लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। जब भी तुम लिखते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, किस ऑर्डर में वर्टिसेस लिख रहे हो वो भी जरूरी है। जैसे कि इस केस में अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो ट्रायंगल ACD, देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू, अब बड़े ध्यान से लिखना, A से कौन कोरेस्पॉन्ड किया है, B, तो पहले B लिखोगे, ठीक है, फिर C से कौन कोरेस्पॉन्ड किया है, C, तो अब C लिखोगे, और फाइनली D से कौन कोरेस्पॉन्ड किया है, A। तो इस ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है। तुम ये नहीं लिख सकते थे कि ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, वो गलत हो जाता, ठीक है। ये लिखने के बाद अब लिख सकते हो कि इस दो सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी इसलिए वर्टेक्स D पे जो एंगल है वो वर्टेक्स A के बराबर होगा। इसलिए अब लिख सकते हैं कि भाई एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। तो हालांकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत टफ नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को यूज कर जो बेसिक थॉट का फ्लो होना चाहिए, जैसा कि मैं बोल रहा था, वो मैं समझाया हूं। इस चीज को तुम याद रखोगे, इस तरीके से सोचोगे, तो ऑलमोस्ट सारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है सभी को। फिफ्थ क्वेश्चन में चले। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से एनसीईआरटी वालों लोग का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है, और वो है सर्कल्स चैप्टर से। प्रेजेंटिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम हो सकता है पहले अटेम्प्ट किए होगे। मैं जल्दी से बता देता हूं कि क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है। क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड मेरे सर्कल को सिर्फ टच कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल के साइड सर्कल के टेंजेंट है। सर्कल ट्रायंगल के नीचे वाले साइड को जहां टच कर रहा है वो उसको दो हिस्सों में बांट दे रहा है। एक हिस्सा है 6 सेंटीमीटर लंबा, दूसरा हिस्सा है 8 सेंटीमीटर लंबा, यानी मेरे को ट्रायंगल के नीचे वाले साइड का लंबाई पता है 14 सेंटीमीटर, 6 + 8 14। मुझे निकालना है कि ट्रायंगल्स के बचे हुए जो दो साइड्स हैं AB और AC वो कितने लंबे हैं। तो ये क्वेश्चन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सर्कल एंड टेंजेंट के प्रॉपर्टीज चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि साफ साफ ट्रायंगल के हर कोने से सर्कल की तरफ दो टेंजेंट निकल के जा रहे हैं। और प्रॉपर्टीज कहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाए सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट के लंबाई एग्जैक्ट सेम रहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, यानी C से D जितना लंबा होगा, C से ये वाला पॉइंट भी उतना ही लंबा होगा। ये दोनों टेंजेंट इक्वली लॉन्ग होने चाहिए। उसी तरीके से यहां से अगर शुरू करें, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां तक ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है सेम रहना चाहिए, यानी ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा। ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वाला लंबाई मुझे नहीं पता है, अगर ये पता चल जाए तो मुझे AB का लेंथ ही पता चल जाएगा, क्योंकि इतना बचा हुआ लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है, ये टेंजेंट प्रॉपर्टी से पता चल गया है। तो ये लेंथ और ये लेंथ मुझे निकालना है। गौर करो कि पॉइंट A भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों लाइंस इस सर्कल के टेंजेंट है, यानी जितना लंबा ये लेंथ होगा उतना ही लंबा ये लेंथ भी होगा। यही अननोन लेंथ मुझे निकालना है, इसलिए मैं इसको x मान लेता हूं, और इसको x मानूंगा तो इसको भी x मान सकता हूं, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है। तो जो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ते ही वो मैं लिख देता हूं, फिर सोचेंगे कि निकालना कैसे, ठीक है। इतना चीज भाई मुझे पता है, कुछ चीज मैं यहां लिख दिया हूं जो पता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अननोन लंबाई x कैसे निकालें। यहां से हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके से चलता है ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे ट्रायंगल्स के बचे हुए दो साइड AB और AC का लेंथ निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन मेरे को दिया है उस इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल्स के बचे हुए दो साइड्स फिक्स हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तभी तो निकालने बोला जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या होगा AB का लेंथ, क्या होगा AC का लेंथ, यानी ये तीन इंफॉर्मेशन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मिलके मेरे ट्रायंगल के बाकी दोनों लंबाइयों को फिक्स कर देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही मेरे ट्रायंगल के तीनों साइड फिक्स हो जाते हैं, ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों फिक्स हो जाता है। और ऐसा ट्रायंगल्स में ही होता है, हर शेप में नहीं होता है। जैसे एक पैरेललोग्राम उठा के सोचो, अगर मैं तुमको बोल दिया एक पैरेललोग्राम के साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो क्या उससे पैरेललोग्राम का शेप और साइज फिक्स हो जाता है? नहीं होता है। मान लो यही वो पैरेललोग्राम है 8 6 8 6। अभी देखना, बिना इन चारों लंबाई को बदले मैं इस पैरेललोग्राम का शेप बदल दूंगा।
अगर तुम ध्यान दिए होगे कि मैं कैसे ये दूसरा वाला पैरेललोग्राम बनाया हूं, तो मैंने इस साइड को कॉपी किया और फिर बिना उसका लंबाई बदले उसको सिर्फ घुमाया है, घुमा के ऐसे कर दिया। तो ये लंबाई अगर पहले 6 था तो अभी ये भी 6 है, बस घुमा हुआ है, थोड़ा लेटा हुआ है। उसी लंबाई को इधर कॉपी किया तो ये भी 6 है। नीचे जो बेस था वही है 8, ऊपर वाला बेस भी 8 था, उसी को कॉपी करके यहां रख दिया हूं। यानी ये दूसरा वाला रेक्टेंगल जो ज्यादा लेटा हुआ है उसके भी साइड्स 8 6 8 6 ही है। लेकिन क्या दोनों पैरेललोग्राम का शेप और साइज सेम है? ऐसा सोचो, क्या दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा? पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हो? बेस इंटू हाइट। दोनों ही पैरेललोग्राम का बेस तो सेम है, लेकिन क्या दोनों पैरेललोग्राम का हाइट सेम है? नहीं, नीचे वाले पैरेललोग्राम का हाइट इतना है और ऊपर वाले पैरेललोग्राम का हाइट और ज्यादा है। यानी इन दोनों पैरेललोग्राम के चारों साइड सेम होने के बावजूद भी दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम नहीं है। तो हर शेप के साथ ऐसा नहीं होता है, अगर हम उनके सभी साइड लेंथ्स को फिक्स कर दें तो उसका एरिया साइज फिक्स हो जाए, बट ट्रायंगल्स में ऐसा होता है। यही चीज तुमको क्लास 7 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड फिक्स कर दिया जाए तो दुनिया में जितने भी ट्रायंगल होंगे इन तीन साइड्स वाले, वो सभी एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी होंगे, उन सभी का एरिया सेम रहेगा, सेम शेप सेम साइज रहेगा। ये ट्रायंगल्स के बारे में खास है। अगर इस क्वेश्चन में वापस लौटे, क्वेश्चन अगर हमसे पूछ ही रहा है कि भाई ए बी और एसी का लंबाई बताओ और बीसी का लंबाई खुद क्वेश्चन बता रहा है, यानी हमारे क्वेश्चन में उतना तो इंफॉर्मेशन दिया गया है जिससे इस ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ फिक्स हो जाता है, जिसके कारण इस ट्रायंगल का एरिया भी फिक्स हो जाता है ना। ट्रायंगल अगर लॉक हो गया तीनों साइड तो उसका एरिया भी फिक्स हो गया। इसी बात का किसी तरीके से हमें फायदा उठाना है। हमें यह सोचना है कि कैसे ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया, क्योंकि वो एरिया फिक्स्ड है, कैसे इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में सोच सकते हैं। देखो, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो पॉपुलर तरीके पता है। एक तो तुम बचपन से सीखते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे इस ट्रायंगल का बेस पता है लेकिन मुझे इस ट्रायंगल का हाइट नहीं पता है। दूसरा तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला, जो तुम क्लास 9 में सीखते हो, जिसमें अगर मेरे को ट्रायंगल के तीन साइड लेंथ पता है तो भी मैं ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोशिश कर सकता हूं। थोड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर तुमको याद होगा तो इस क्वेश्चन में वो काम आने वाला है। ये रहा अपना हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला में हम ट्रायंगल के तीनों साइड लेंथ का यूज करते हैं। फॉर्मूला देखो, रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी तो तीनों ट्रायंगल के साइड लेंथ है और एस है सेमी पेरीमीटर, यानी पूरे पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अपने केस में मुझे तीनों साइड लेंथ तो पता है नहीं, खाली बेस वाला साइड लेंथ पता है 6 + 8 14, बाकी हाँ इतना लेंथ 8 है, इतना लेंथ 6 है, टेंजेंट प्रॉपर्टी से कह दिया, लेकिन ये दोनों तो नहीं पता, जिसके कारण पूरा सी और पूरा बी तो नहीं पता है। सही बात है, हम लोग x यूज करते हुए भी अगर तीनों साइड लेंथ लिखते हैं तो भी इस फॉर्मूला में कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे, उसमें x पड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को बताओ, मैं फटाफट एक बार a b c की जगह क्या क्या लिख सकता हूं वो लिख देता हूं। मुझे पता है ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ये x है, ये x है, ये लिख देता हूं। तो बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? a क्या है यहां पर लिखते हैं पहले, ठीक है, a b c लिख देते हैं। a क्या होगा? 6 + 8 14। b क्या होगा? 6 + x। c क्या होगा? 8 + x। a b c तीनों पता चल गया तो सेमी पेरीमीटर लिख सकते हैं, a + b + c / 2। तो a + b + c / 2 कितना होगा? a + b + c हो जाएगा 2x + 28 / 2 क्या हो जाएगा? x + 14। तो s का वैल्यू सेमी पेरीमीटर आ गया x + 14, ये भी लिख देता हूं। अब क्योंकि मुझे s और a b c सब पता है, मैं ये फॉर्मूला लिखने के लिए रेडी हूं। बताओ s - a क्या होगा? s - a, तो x + 14 - 14 बचेगा सिर्फ x। s - b क्या होगा? x + 14 - x + 6, x और x जाएगा कट, 14 - 6 हो जाएगा 8, और s - c हो जाएगा 6। करके देख लो, x + 14 माइनस ऑफ x + 8, x कटेगा, 14 - 8 6। तो अब हम लोग s a, s - b, s - c सब कुछ निकाल के बैठे हैं, इस फॉर्मूला में डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो डाल देते हैं फॉर्मूला में, देखते हैं एरिया का क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है। ये मेरा हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से ट्रायंगल का एरिया का एक्सप्रेशन निकल के आ गया है। जाहिर सा बात है इससे कुछ वैल्यू नहीं निकल गया है एरिया का, अभी भी इसमें एक वेरिएबल है x जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है। और पता है, सोचोगे एक तरीके से ये बात जाहिर भी था कि सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमारा एरिया नहीं निकलना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि जब हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम लोग इस बात का तो यूज कर ही नहीं रहे हैं कि ये सर्कल कितना बड़ा था। कहीं ना कहीं ये सर्कल कितना बड़ा है उसका रेडियस भी तो यूज होना चाहिए ना। भाई ये सर्कल कितना बड़ा है ये भी इस बात को सेट करता है कि ये ट्रायंगल कितना बड़ा होगा।
ये सर्कल अगर छोटा सा होता, इमेजिन करो, तो ट्रायंगल भी छोटा सा होता, सर्कल बड़ा होता तो ट्रायंगल भी बड़ा हो जाता। अगर हम कहीं पर भी इस सर्कल का रेडियस जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसका अगर कहीं यूज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर निकलना भी नहीं चाहिए, इसलिए निकला भी नहीं है, एक वेरिएबल के फॉर्मेट में ही है अभी भी। तो अब हमें यह सोचना चाहिए कि हम लोग ना केवल इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बारे में सोचें, हम इस ट्रायंगल का एरिया सर्कल का रेडियस यूज करते हुए कैसे निकालें, अब यह सोचना शुरू करना चाहिए। मेरे को यह पता है कि अगर मैं इस सर्कल का रेडियस बनाऊं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक गिराऊं तो वो रेडियस मेरे टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा। भाई क्योंकि टेंजेंट और सर्कल इन्वॉल्व है तो टेंजेंट और सर्कल के प्रॉपर्टीज सोचते रहना चाहिए। हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी तरीके से इस बात का यूज करना पड़ेगा। एक बार हम बस तीनों रेडियस को बना देते हैं, फिर सोचेंगे कि उसका यूज कैसे करें। तो यहां मैं वो तीनों रेडियस बना दिया हूं और मुझे दिख रहा है कि तीनों रेडियस इस ट्रायंगल के साइड्स पे परपेंडिकुलरली गिरेंगे क्योंकि वो तीनों साइड सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब इस बात का मैं कैसे यूज करूं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, यही सोचना है। तो मुझे मेरा बेसिक तरीका तो पता है कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं, जहां बेस और हाइट आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां मुझे परपेंडिकुलर लाइंस तो दिखाई दे रहे हैं, रेडियस और साइड्स आपस में परपेंडिकुलर तो है। तो ये अगर मेरे बेस और हाइट है तो किन ट्रायंगल्स के लिए है? जैसे अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को पकड़ूं तो ये दो लाइंस किस ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट है? इस ट्रायंगल के लिए है कि नहीं? इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है और ये हाइट है, यानी अब R और C का यूज करके मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूं। उसी तरीके से सोचो कि ये बेस और ये हाइट किस ट्रायंगल के लिए है? इस ट्रायंगल का है कि नहीं? ये बेस ये हाइट इस वाले ट्रायंगल के लिए है और उसी तरीके से ये साइड बनता है बेस और ये रेडियस बनता है हाइट किस ट्रायंगल के लिए? ये तीसरे ट्रायंगल के लिए। तो अब मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकता हूं उनका अपना हाइट और बेस को यूज करके, और इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो हुआ ना रेडियस यूज पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एक बार लिख के देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहां मैं सिर्फ इतना लिख दिया हूं कि इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो ये वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्रायंगल का एरिया, और हर ट्रायंगल का एरिया मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके लिखा हूं। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया यहां लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस सी इंटू हाइट आर, उसी तरीके से मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया लिख दिया, उनको ऐड कर दिया तो पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल गया। और इस एक्सप्रेशन में से हाफ और आर क्योंकि तीनों टर्म में है तो मैं उनको कॉमन ले लिया। याद रखना मुझे आर का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। इनफैक्ट मुझे और भी लेंथ पता है, जो पता है वो एक बार इस इक्वेशन में आप डाल देते हैं। तो रेडियस मुझे पता है 4 है, हाफ इंटू 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर। ये हम हेरोल्स फॉर्मूला के दौरान भी निकाले थे। फिर से सोच लो 14 प्लस 2x यानी 2x प्लस 28। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस 28 2 से डिवाइड हो जाएगा, लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया। और इस बार मैं ये चीज ध्यान रखा हूं कि इस एरिया को लिखते वक्त मेरा किसी तरीके से ये सर्कल का रेडियस भी यूज हो जाए। तो अब भले मैं हेरोल्स फार्मूला से एरिया निकालूं या इस टेक्निक से एरिया निकालूं, एरिया का आंसर बदलना तो नहीं चाहिए ना। हेरोल्स फार्मूला वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल रहना चाहिए, यानी मैं उस एरिया को इस एरिया से इक्वेट करूंगा तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें एक ही वेरिएबल है x, तो वहां से x निकालना मुमकिन होना चाहिए। इक्वेट करके देखते हैं। तो अब मैं ये दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दिया हूं। मुझे निकालना x है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड में नहीं। तो पहला स्टेप मैं ये लूंगा कि मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट दिखाई देना बंद हो जाए। स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। कर देते हैं। तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया हूं। अब कोई भी मल्टीप्लिकेशन या एक्सपेंशन करने से पहले मैं ये ध्यान दूंगा कि भाई दोनों साइड ही x प्लस 14 लिखा हुआ है। यहां x प्लस 14 का स्क्वायर है, मतलब एक तरीके से x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 लिखा है, तो वो एक x प्लस 14 इधर के x प्लस 14 से कट जाएगा और फिर भी एक x प्लस 14 इधर बचेगा, तो वो लिख देता हूं। अब मेरे x का वैल्यू निकल गया है, x का वैल्यू निकल के आया है 7। अब बचा ही क्या, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझसे पूछा गया था ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड कितना लंबा है। इतना लेंथ मुझे पता था 8 है, ये लेंथ नहीं पता तो उसको x माने थे, x का वैल्यू निकल गया है 7। तो यानी ये लंबाई 7 है, ये लंबाई भी 7 है, तो ये पूरा साइड कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 15, और वो पूरा साइड कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13। तो ये था मेरा 5th एंड फाइनल क्वेश्चन। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ना केवल तुम सोल्यूशन समझ रहे हो, तुम सोचने का तरीका भी सोच रहे हो कि हमारे दिमाग में ये कैसे आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना है, क्योंकि ट्रायंगल का शेप फिक्स हो जा रहा है, जिससे एरिया सेट हो जा रहा है, और ये इतना जल्दी तुरंत नहीं आने लग जाता है दिमाग में। कोई हमें बताने वाला होना चाहिए कि इस तरीके से सोचना है, तभी नेक्स्ट टाइम हमारा दिमाग पूछेगा हमसे। पेन उठाने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस बात में ही किसी तरीके से सोल्यूशन का टैग छुपा रहता है।
तो आई होप सभी को ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। हाँ, और भी कई क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में इंटरेस्टिंग है। तुम अपने कमेंट्स में बताना कि और कौन सा क्वेश्चन तुमको अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया टीचर हूं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को मेरा टीचिंग कैसा लग रहा है। तो बताना कि ये वीडियो तुमको कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। और ये भी बताना कि तुम क्या चाहते हो कि नेक्स्ट मैं किस चीज पर वीडियो बनाऊं। मेरा मन मैथ्स और साइंस दोनों के वीडियोस बनाने का है। फिजिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो उसका वीडियोस भी बनाने में मेरे को बहुत मजा आएगा। जरूर बताना कि तुम नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।